गुड मॉर्निंग। एडमिशन ऑफ पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। इस चैप्टर में अब हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर आ गए हैं जो बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। स्टूडेंट जो होते हैं ना, एग्जाम फेस करते समय जब पेपर उनके सामने आता है तो वो एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज, भगवान प्लीज एग्जाम में इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन ना आए। थ्योरी आ जाए, हम थ्योरी कर लेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम भरा होता है कि ये टफ है और हम नहीं कर पाएंगे। और वो अपनी जगह पर सही भी है, क्योंकि अब एक ऐसा टॉपिक आया है तो रियल में टफ है। इसे कई बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते, डरते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को इस वीडियो में मैं थोड़ा बेसिक नॉलेज दे। बेसिक नॉलेज पूरा तो नहीं दे पाऊंगा, बेसिक नॉलेज। फिर हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते चलेंगे और नए पॉइंट आते जाएंगे, मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ही वो पॉइंट समझा दूंगा कि इसका मीनिंग क्या है। लेकिन एक छोटा सा बेसिक नॉलेज मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अब क्या होगा, जब नया पार्टनर आता है ना तो एक अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। ये क्यों बनता है बता रहा हूँ। और दूसरा अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनता है। और आप तो जानते ही हो कि कैपिटल अकाउंट जो होता है ना, वो पार्टनर का अकाउंट होता है। उनके अकाउंट में जितना भी पैसा, जितने भी अमाउंट जमा है वो क्रेडिट में दिखाई जाती है, और जितना वो निकाल कर ले गए, जितना उन्होंने विड्रॉ किया वो डेबिट में दिखाई जाती है, और क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके उनका बैलेंस आ जाता है। ठीक है। तो अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। जैसे मान लो ए और बी, इनका जो रेशो था, इनका जो अनुपात था 3:2 था, 3:2 था। ठीक है। इन्होंने 2008 में 2008 में एक व्यापार शुरू किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है। ये बिजनेस चलता गया चलता गया चलता गया, और 2014 में एक नया पार्टनर सी आया, जिसके आने के बाद उनका नया अनुपात, नया रेशो 3:1 हो गया। और ये आप लोगों को मैंने सिखाया है। हमने इस चैप्टर के पिछले 6 या 7 वीडियो में ये चीज सीखी है कि जब नया अनुपात आएगा, नया एक पार्टनर आएगा, नया साझेदार आएगा, तो पुराने साझेदारों के, पुराने पार्टनर्स के अनुपात, रेशो कम हो जाएंगे। उनको अपना हिस्सा, उनको अपना पार्ट सेक्रीफाई करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, और नया अनुपात, नया रेशो फिर 3 लोगों का या 4 लोगों का आएगा, जैसा नया पार्टनर आता है। तो अब इस डेट के बाद और इस डेट के पहले 2 पीरियड हो गए, 2 समय अंतराल हो गए। मतलब इधर की कंडीशन कुछ और है और इधर की कंडीशन कुछ और है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्या इसके पहले, यानी नए पार्टनर के आने के पहले, यानी 2014 के पहले, कि किसी भी घटना के लिए, किसी भी इंसिडेंस के लिए सी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? यस और नो? इसका जवाब होगा नहीं। भाई वो तो अभी आया है, इसके पहले क्या हुआ वो क्या जाने, और वो क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उसकी कोई जिम्मेदारी थोड़ी है। ठीक है। यानी इसके पहले अगर इनको कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसमें सी को उसका हिस्सा नहीं मिलेगा, और इसके पहले अगर कोई लॉस हुआ है तो उसमें सी की कोई जवाबदारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है। हाँ, इसके बाद बिजनेस में जो भी चेंजेस आएगा उसके लिए सी जिम्मेदार है, उसमें प्रॉफिट हो या लॉस, सी को हिस्सा मिलेगा या हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है। अब एक बात बताइए, इनका बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है 2014 तक, तो 2008 से लेके 2014 तक इनके पास जो भी चीज, जो भी अमाउंट, जो भी पैसा रिजर्व के रूप में रखा है, जमा करके रखा हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, बिना बटा हुआ लाभ है, बिना बटा हुआ प्रॉफिट है, तो क्या 2014 में सी के आने के पहले उसे आपस में बांट लेना चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी अगर 2008 से लेके 2014 तक नए पार्टनर के आने के पहले, या उसकी जिस डेट को आया उस डेट तक, अगर इनके पास
कोई बिना बटा हुआ लाभ, बिना बटा हुआ प्रॉफिट होता है, छोड़ देते हैं कि भाई बाद में देखेंगे, इसको बचा के रखो, फिर कभी हम आपस में बांट लेंगे। दोनों पार्टनर है, दोनों को एक दूसरे पे बहुत भरोसा है, लेकिन इसके आने के पहले क्या वो प्रॉफिट, क्या वो लाभ, क्या वो संचय, सामान्य संचय, जनरल रिजर्व या आकस्मिक संचय, कंटिजेंसी रिजर्व, बहुत सारे संचय, बहुत सारे रिजर्व बिजनेस में बनते हैं। तो क्या यहां वो प्रॉफिट, वो रिजर्व, वो संचय बांट लेना चाहिए इन लोगों ने आपस में? तो इसका जवाब होगा यस, बांट लेना चाहिए, क्योंकि अगर सी आ गया तो अगले दिन से सी का भी उस प्रॉफिट पे अधिकार हो जाएगा, हक हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि इसके आने के पहले जितने अनडिवाइडेड प्रॉफिट है, जितने अविभाजित लाभ है जो अभी तक बट नहीं पाए, और जितने रिजर्व है संचय, उन्हें बांट देना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि जब सी आएगा उसके आने के पहले जितने भी अनडिवाइडेड प्रॉफिट और अनडिवाइडेड रिजर्व है उन्हें बांट लेना चाहिए, और बांट कर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, और कैपिटल अकाउंट बढ़ता है क्रेडिट से। तो हम लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व या बाय P&L, ठीक है। ये वो दो चीजें हैं, या कोई भी रिजर्व बाय कंटेंजेंसी रिजर्व, यानी मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर सी के आने के पहले पुराने पार्टनर के पास कोई अनडिवाइडेड प्रॉफिट ना बटा हुआ लाभ है, जिसे P&L के रूप में शो किया है, कोई सामान्य संचय जनरल रिजर्व है, कोई आकस्मिक संचय कंटेंजेंसी रिजर्व है, या किसी भी प्रकार का संचय, किसी भी टाइप का रिजर्व उन्होंने बना के रखा है इन फ्यूचर भविष्य में आपस में बांटने के लिए, तो बेहतर होगा कि सी के आने के पहले वो आपस में बांट लें। और आप जानते हैं कि पार्टनर को जब कुछ बांटा जाता है, पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, इससे उनकी कैपिटल बढ़ जाती है, और कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट से। तो ये सारी चीजें केवल पुराने पार्टनर को बांट दी जाएगी, इससे नए पार्टनर का कोई भी रिलेशन नहीं होगा। क्रेडिट में क्यों आई? क्योंकि किसी भी चीज को कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ही शो किया जाएगा जो पार्टनर को मिले, क्योंकि उससे भी कैपिटल बढ़ती है, और कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट से। इसके विपरीत इसका उल्टा भी हो सकता है, इसके आने के पहले अगर कोई लॉस हुआ है तो वो लॉस भी आपस में बांट लेंगे, और लॉस बांट के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा और डेबिट से बांट लेंगे, क्योंकि सी का उसमें कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है, तो ना ही सी को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जब नया पार्टनर आता है तो उससे कैपिटल मांगी जाती है। भाई पुराने पार्टनर बोलेंगे कि हमने कैपिटल लगाई थी, तुमको भी कैपिटल लगानी पड़ेगी, और कैपिटल के लिए ही हम आपको बुला रहे हैं। तो नए पार्टनर द्वारा जब कैपिटल लाई जाएगी तो वो नगद लाई जाएगी, कैश में लाई जाएगी, और उसके द्वारा लाई हुई कैपिटल पर उसी का हक है, उसी का अधिकार है, तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और नगद लाएगा। इसलिए हम लिख देंगे बाय कैश, कैपिटल को कैश के रूप में शो करेंगे, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल को कैपिटल के नाम से शो नहीं करते, और उसके द्वारा लाई हुई कैपिटल को केवल उसी में शो किया जाएगा। इसके अलावा नए पार्टनर से गुडविल का पैसा भी मांगा जाएगा कि भाई हमारे बिजनेस में तू आ रहा है, हमारे बिजनेस से गुडविल पहले से मार्केट में ज्यादा है, अब तू हमारे बिजनेस में जुड़ गया तो तुझे भी उस गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। तो नया पार्टनर जो गुडविल लाता है वो अपने हिस्से के लिए लाता है, उस पर पुराने पार्टनर का अधिकार हो जाता है, पुराने पार्टनर का हक हो जाता है। तो गुडविल पुराने पार्टनर आपस में बांट लेते हैं, जो नया पार्टनर लाता है उसके हिस्से की, और पार्टनर में जो भी चीज बांटी जाएगी वो क्रेडिट से बांटी जाएगी बाय गुडविल। लाई तो नए पार्टनर ने है, लेकिन बांटेंगे पुराने पार्टनर। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। उसके अलावा पुराने पार्टनर का जो पहले से कैपिटल का बैलेंस था वो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पुराने पार्टनर का बैलेंस, ठीक है। तो ये मैंने आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में समझाया कि कैपिटल अकाउंट का फंडा होता है कि कैपिटल अकाउंट में किसी भी चीज को पार्टनर को जब दिया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, तो कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट से। तो अब मैं आपको बताता कि मैंने ये क्या क्या लिखा। सबसे पहले पुराने पार्टनर की कैपिटल जो हमें बैलेंस शीट से मिलेगी वो उनका कैपिटल का पुराना बैलेंस है, और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में दिखाया जाता है, कैपिटल के नाम से नहीं, बैलेंस के नाम से। ये बाय कैश क्या है, मैं शॉर्टकट समझा रहा हूँ, एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, डीप में जाके नहीं समझा रहा हूँ। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब डीप में समझेंगे। बाय कैश ये नए पार्टनर द्वारा लाई हुई कैपिटल है,
नया पार्टनर अपने हिस्से के लिए जो कैपिटल लाएगा उसे हम बाय कैश लिखकर शो करेंगे और नए पार्टनर के अकाउंट में शो करेंगे, पुरानों में नहीं, क्योंकि कैपिटल पर नए पार्टनर का हक है जिसने वो कैपिटल लाई है। ओके, अब आप बोलेंगे सर उसको आपने कैपिटल क्यों नहीं लिखा? भाई कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का नाम क्यों आएगा? ठीक है, पुराने पार्टनर की कैपिटल बैलेंस के रूप में है तो बैलेंस के नाम से आएगी, और नए पार्टनर की कैपिटल नगद आ रही है, कैपिटल कैश के रूप में आ रही है तो बाय कैश के नाम से आएगी, कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाया जाता, मतलब कैपिटल के नाम से कैपिटल नहीं दिखाया जाएगी, किसी भी अकाउंट में उसका नाम कभी नहीं आता। ठीक है, हाँ, पुराने पार्टनर की कैपिटल को पुराने पार्टनर के अकाउंट में दिखाया जाएगा और नए पार्टनर द्वारा लाई हुई कैपिटल को बाय कैश लिखकर उसी के अकाउंट में दिखाया जाएगा, इसका ध्यान रखना। उसके अलावा अगर कोई बिना बटा हुआ लाभ है, अनडिवाइडेड प्रॉफिट, तो नए पार्टनर के आने के पहले पुराने पार्टनर उसको आपस में बांट लेंगे बाय P&L लिखकर। कोई सामान्य संचय जनरल रिजर्व वो बैलेंस शीट में मौजूद है तो नए पार्टनर के आने के पहले पुराने पार्टनर उसे भी बांट लेंगे बाय जनरल रिजर्व। कोई आकस्मिक संचय कंटिजेंसी रिजर्व बना के रखा है तो उसे भी पुराने पार्टनर बांट लेंगे आपस में अपने पुराने अनुपात में, पुराने रेशो में बाय कंटिजेंसी रिजर्व। और नए पार्टनर द्वारा लाई हुई गुडविल, नए पार्टनर से गुडविल का पैसा मांगा जाता है, कैपिटल का तो मांगा ही जाता है, पार्टनर बनने के लिए कैपिटल तो मांगी जाती है। ठीक है, उसके अलावा गुडविल भी मांगी जाती है कि भाई तू गुडविल का पैसा भी ला, हमारे फर्म की गुडविल पहले से बहुत ज्यादा है इसलिए तुझे हमारे फर्म में इंक्लूड होने के लिए गुडविल भी लानी पड़ेगी, नगद लानी पड़ेगी। तो नया पार्टनर जो गुडविल लाएगा वो पुराने पार्टनर आपस में बांट लेंगे, क्योंकि गुडविल लाया तो नया पार्टनर है लेकिन उस पर अधिकार पुराना का हो जाता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सारी चीजें पुराने पार्टनर ने बांटी, तो किस अनुपात में बांटी, किस रेशो में बांटी? नए पार्टनर के आने के पहले की सारी चीजें पुराने पार्टनर अपने पुराने अनुपात में, पुराने रेशो में बांटेंगे, और ये सब उस दिन होगा जिस दिन नया पार्टनर आया, उसके पहले या उस दिन, क्योंकि उसके आने के बाद तो सब कुछ सभी साझेदारों में सभी पार्टनर में बटेगा। तो यहाँ सब कुछ पुराने पार्टनर को बटेगा और पुराने रेशो में, पुराने अनुपात में, क्योंकि अगले दिन से नया अनुपात, नया रेशो, नया शेड्यूल चालू हो जाएगा। ये एक सिस्टम। ठीक है, तो नए पार्टनर को उसकी कैपिटल के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ पुरानों में बांटा जाएगा। एटलीस्ट जो नया पार्टनर ख्याति का पैसा लाएगा गुडविल का, वो भी पुराने पार्टनर आपस में अपने अपने पुराने अनुपात में, ओल्ड रेशो में बांटेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई कैपिटल अकाउंट की बात। ओके, अब मैं बात करता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है। तो देखो, उसके लिए भी मैं आपको एक फॉर्मेट समझाता हूँ। अभी आपको मैंने समझाया कि ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशो अनुपात 3:2 है और वो 2008 से 2008 से बिजनेस कर रहे हैं। 2014 में 2014 में एक नया पार्टनर आया और उनका तीनों का अनुपात, तीनों का रेशो हो गया 3:1। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। बिजनेस में संपत्ति और दायित्व होते हैं। संपत्ति और दायित्व, असेट्स और लायबिलिटीज जो होती है वो हमें बैलेंस शीट में मिल जाती है। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तब आपको समझा होगा। अभी फिलहाल आप एक छोटी सी कहानी समझें। कहानी ये है, मान लो इन दोनों ने मिलकर एक शॉप यानी बिल्डिंग यानी एक दुकान 8 लाख में खरीदी थी 2008 में। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, 2014 तक 2014 तक, अब आप तो जानते ही हो कि बिल्डिंग, जमीन ये एक ऐसी चीजें है जिनकी कीमत, जिनका प्राइस बढ़ता जाता है, कभी कम नहीं होता। ठीक है, 2014 तक आते आते ये जो बिल्डिंग इन्होंने 8 लाख में खरीदी थी उसकी कीमत हो गई है 12 लाख, 12 लाख। ठीक है, अब बताइए यहां से लेके यहां तक इसकी कीमत में जो बढ़ोतरी हुई 4 लाख की हुई, तो क्या 4 लाख पर सी का हक होगा? क्यों होगा? सी अभी तो आया है, सी का कोई हक नहीं होगा। तो सी जिस दिन आया है उस दिन इस भवन का, इस बिल्डिंग का उन्हें पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। उसकी कीमत बढ़ रही है, कम हो रही है, पता करके रख लेना पड़ेगा। क्यों जरूरी है ये बताता हूं। मान लो उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसका रिवैल्यूएशन नहीं किया, ठीक है, चलने दिया और सी के आने के बाद 2018 में ये बिल्डिंग 8 लाख से हो गई 16 लाख की, 16 लाख की। तो जो 8 लाख का प्रॉफिट हुआ, मतलब मान लो इन्होंने 2018 में बिल्डिंग बेच दी,
खरीदी कितने में थी? 8 लाख में। बेच रहे कितने में? 16 लाख में। तो अचानक से जो 8 लाख का लाभ हुआ उस पे ए और बी के अलावा सी का हक भी होगा, क्योंकि रनिंग पार्टनर सी भी है। 2018 में सी के बिजनेस में है। सी बोलेगा भैया जो 8 लाख का फायदा हुआ उससे मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। तो क्या ये सही है? बिल्डिंग जब खरीदी गई थी तब सी उनके बिजनेस में नहीं था, सी बीच में आया था। और बिल्डिंग जब बेची गई तो सी उनके बिजनेस में था। तो क्या सी को उसका फायदा मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलेगा। सी को उतना ही फायदा मिलेगा जितने पीरियड के लिए वो आया है। सी 2014 में आया 2014 में, और 2014 में बिल्डिंग का प्राइस 12 लाख था। 12 लाख से 16 लाख, तो 4 लाख का फायदा होगा, उस पर सी का हक होगा। यानी उसके आने के बाद जो कीमत बढ़ी है उसी पर सी का हक होगा, उसके पहले वाले पर नहीं। इसीलिए संपत्ति और दायित्व का, असेट्स और लायबिलिटीज का पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन करना जरूरी है जिस दिन पार्टनर आता है उस दिन। और जो भी उसकी कीमत आती है, चाहे वो बढ़कर आए या घटकर आए, इसका फायदा और इसका लॉस केवल पुराने पार्टनर को ही मिलेगा या भरना पड़ेगा। सी का इसमें कोई जवाबदारी, कोई हिस्सेदारी या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप दायित्व के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में भी सोच सकते हैं। सोचिए, आप बोल रहे सर सी को तो मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। मान लो इनके ऊपर 8 लाख रुपए का कर्जा था 2008 में, ठीक है, और 2014 में वो कर्जा बढ़कर 10 लाख का हो गया। तो क्या बढ़े हुए कर्जे में सी इंक्लूड होगा? क्या सी उस बढ़े हुए कर्जे की पेमेंट कर सकता है? क्योंकि साझेदारों का दायित्व, लायबिलिटीज असीमित होती है, अनलिमिटेड। उन्हें अपनी निजी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ती है। तो क्या सी बोलेगा भैया मैं भी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर आपका कर्जा उतारता हूं? सी मना कर देगा कि भैया मैं तो अभी अभी आया हूं, आपका कर्जा मैं क्यों उतारूं? मेरे आने के बाद अगर कर्जा होता है तो मेरी जवाबदारी, मैं इसके पहले के कर्जे के जिम्मेदार थोड़ी। तो इसीलिए जब नया पार्टनर आता है तो संपत्ति और दायित्व का, असेट्स और लायबिलिटीज का पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन कर दिया जाता है। और उससे असेट्स और लायबिलिटीज की बढ़ी हुई कीमत या घटी हुई कीमत बढ़ के या कम होकर जो भी आती है उसको दिखाने के लिए जो अकाउंट बनता है वो बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। और इसमें जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उस पे केवल पुराने पार्टनर को ही बांटा जाएगा, नए को नहीं। ओके, इसके रूल में आपको समझाता हूं, 2 मिनट आप देखिए ये मैंने क्या समझाया है। इसके बाद आपको बैलेंस शीट के बारे में भी समझा दूंगा मैं। ओके, आपका पहला अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा और दूसरा कैपिटल अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट कितने लोगों का बनेगा? पुराने पार्टनर और नया पार्टनर मिलाकर। अगर पुराने 2 है और नया 1 है तो 3 लोगों का कैपिटल अकाउंट बनेगा, और पुराने 3 है और नया 1 है तो 4 लोगों का कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट बता देता हूँ और उसके बाद आप लोगों को हम प्रैक्टिकल अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के प्रैक्टिकल्स के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डालना पड़ेगा, और इससे आपको ये सारे वीडियोस देखना जरूरी है तो इसके इंट्रोडक्शन वीडियो, क्योंकि आपकी बुक में ये सबसे बड़ा चैप्टर है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एक बार ये चैप्टर हो जाता है तो बाकी के सारे चैप्टर बहुत जल्दी कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि आपका जो पहला अकाउंट बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो इस नियम के आधार पर बनता है, इस रूल्स के थ्रू बनता है। मैंने आपको अभी बताया कि जो नया पार्टनर आता है वो जिस दिन आता है उसके आने के पहले या जिस डेट को आता है पुराने पार्टनर्स को संपत्ति और दायित्व का, असेट्स और लायबिलिटीज का मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कोई एक रीजन नहीं। और उनकी जो बढ़ी हुई कीमत होगी या कम होने वाली कीमत होगी उसको केवल न्यू पार्टनर्स को छोड़कर पुराने पार्टनर ही अपने अंडर में लेंगे। मतलब उनकी बढ़ी हुई कीमत पर भी पुरानों का ही हक है और घटी हुई कीमत को भी पुरानों को ही सफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या सिस्टम है। तो सबसे पहले तो आप बोलेंगे सर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे इसके? आप लोगों को एक बैलेंस शीट दी रहेगी, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बैलेंस शीट दी रहेगी। आप बोलेंगे सर बैलेंस शीट किसकी होगी? तो जब भी आप इस चैप्टर का क्वेश्चन करोगे बैलेंस शीट पुराने पार्टनर की आपके सामने आएगी, और नए पार्टनर के आने के बाद उसके आने की डेट तक जो परिवर्तन हुए, जो चेंजेस हुए,
वो बैलेंस शीट के नीचे दिया रहेगा। आपको बैलेंस शीट और वो सारे चेंजेस को ध्यान में रखकर ये 2 अकाउंट बनाने हैं, और सिर्फ 2 अकाउंट ही नहीं बनाने हैं, नए पार्टनर के आने के बाद नई बैलेंस शीट भी बनानी है जिसमें नया पार्टनर आ जाए। मतलब उस बैलेंस शीट में नए पार्टनर की चीजों को भी शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे करेंगे। पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन का मतलब होता है असेट्स और लायबिलिटीज खरीदना बेचना नहीं होता। जो असेट्स और लायबिलिटीज पहले से उनके पास है उसकी कीमत में, उसके प्राइस में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितना इंक्रीज हुआ और कितनी घटोतरी हुई, कितना डिक्रीज हुआ, ये पता कर लेना, ये कहलाता है रिवैल्यूएशन। और इसको दिखाने के लिए जो अकाउंट बनता है वो होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे क्या सर सभी असेट्स का होगा? जरूरी नहीं। ठीक है, आपको जितनी इंफॉर्मेशन, जितनी जानकारी बुक्स में दी है, समायोजन में दी है, एडजस्टमेंट में दी है, उन्हीं का होगा, बाकी हर किसी का नहीं होगा। जैसे मशीन आपकी बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में 14,000 की 14,000 की थी, और नए पार्टनर के आने के बाद या नए पार्टनर के आने के पहले, सॉरी बाद में गलत बोल रहा हूं मैं, नए पार्टनर के आने की तिथि तक, डेट तक उस मशीन का प्राइस बढ़कर 20,000 हो गया। ठीक है, तो जो बढ़ी हुई कीमत है 6,000, 6,000, वो यहां दिखाई जाएगी। ठीक है, और फर्नीचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो फर्नीचर के साथ हम कुछ नहीं करें, मतलब उसका रिवैल्यूएशन हुआ ही नहीं, मूल्यांकन हुआ ही नहीं, और बैलेंस शीट में जितना था उतना ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ असेट्स और लायबिलिटीज की बढ़ी और घटी हुई कीमत दिखाई जाएगी। कैसे समझाता हूं, और उन्हीं की जिसकी जानकारी आपको दी है। देखिए, आपका अकाउंट का सिस्टम होता है कि आप हानि को, लॉस को डेबिट में लिखते हैं और आय को, प्रॉफिट को आप क्रेडिट में लिखते हैं। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ठीक है, यहां ये रूल अप्लाई करेंगे। अगर किसी संपत्ति का मूल्य कम हो जाता है, असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, जैसे आपको बैलेंस शीट में बिल्डिंग 14,000 की 14,000 की दी है और समायोजन में, एडजस्टमेंट में उसकी नई कीमत, नया प्राइस 20,000 दिया है, मतलब आपको आपकी मशीन पर 6,000 का लाभ हुआ, 6,000 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट किधर आता है? क्रेडिट में, बाय मशीनरी 6,000। ठीक है, इससे उल्टा देखिए, आप मान लो आपको बैलेंस शीट में फर्नीचर दिया है 10,000 का, 10,000 का, और नया पार्टनर आया तो एडजस्टमेंट में बोला गया कि फर्नीचर का नया मूल्य, फर्नीचर की नई वैल्यू, नई कीमत, पुनः मूल्यांकन रिवैल्यूएशन करके वो 8,000 पे आया 8,000 पर, तो 10,000 का फर्नीचर, 10,000 का फर्नीचर 8,000 पे आया, 2,000 का लॉस हुआ, लॉस किधर आता है? डेबिट, इस टाइप से। और आपको स्टॉक दिया है 15,000 का बैलेंस शीट में और उसके बारे में कोई समायोजन, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब उसका कोई पुनर्मूल्यांकन हुआ ही नहीं, रिवैल्यूएशन हुआ ही नहीं, तो उसको यहाँ दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से देखोगे? अगर हानि हो रही है, लॉस तो डेबिट में आएगा, और प्रॉफिट हो रहा है, फायदा तो क्रेडिट में आएगा। जितना फायदा हो रहा उतना ही आएगा। ठीक है, लेकिन हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, संपत्ति, असेट्स अगर कम हो जाए तो आपको हानि होगी, लॉस, आप उसे डेबिट में दिखाओगे, और अगर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो आपको प्रॉफिट होगा, फायदा आप उसे क्रेडिट में दिखाओगे। भाई एसेट्स कम होगी तो नुकसान होगा, नुकसान डेबिट में आएगा, और एसेट्स बढ़ेगी तो फायदा होगा, फायदा क्रेडिट में आएगा। लेकिन ध्यान रखना, जितने से कम हो रही है, जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान यहाँ दिखाया जाएगा, और जितने से बढ़ रही जो फायदा हो रहा है, वो फायदा यहाँ दिखाया जाएगा। दायित्व, लायबिलिटीज उल्टे चलते हैं, मतलब दायित्व, लायबिलिटीज अगर बढ़ेंगे, अगर बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, तो ये डेबिट में आएंगे, क्योंकि ये हमारा नुकसान है, लॉस है। भाई कर्जा बढ़ रहा है, दायित्व बढ़ रहा है, लायबिलिटीज बढ़ रहा है, तो नुकसान है, नुकसान डेबिट में आएगा। और अगर कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो दायित्व, लायबिलिटीज कम होने से हमारा फायदा होगा, और फायदा क्रेडिट में आता है, प्रॉफिट क्रेडिट में आता है। तो इस टाइप से आप इसे कर सकते हो, एकदम नॉर्मल तरीके से आपको लेना है। अगर आप शॉर्टकट रूल देखें तो लॉस होने पर डेबिट में दिखा है, प्रॉफिट होने पर क्रेडिट में दिखा है। कौन सा लॉस, कौन सा प्रॉफिट? संपत्ति और दायित्वों का, असेट्स और लायबिलिटीज का पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन करने के बाद। ठीक है, और अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो संपत्ति कम हो जाने पर, असेट्स कम हो जाने पर लॉस होगा, डेबिट में आएगा, बढ़ जाने पर, इंक्रीज हो जाने पर फायदा होगा, क्रेडिट में आएगा, और दायित्व, लायबिलिटीज अगर बढ़ जाए
तो आप लोगों का नुकसान होगा, लॉस होगा, डेबिट में आएगा, और लायबिलिटीज दायित्व कम होने पे आपका फायदा होगा, फायदा क्रेडिट में आता है। ठीक है, तो ये अकाउंट इस तरीके से बनता है। जैसे मैं आपको 3-4 एग्जांपल बताता हूँ। पुरानी बैलेंस शीट, मैंने बोला ना पुरानी बैलेंस शीट दी है, उसमें आप लोगों को स्टॉक, चलो स्टॉक छोड़िए, उसमें आप लोगों को एक मोटर कार दी है 12,000 की, 12,000 की, मतलब ए और बी ने 12,000 की बैलेंस शीट में मोटरसाइकिल दिखाई है, मतलब उनकी पुरानी बैलेंस शीट में मोटरसाइकिल 12,000 की, और नया पार्टनर आया उस डेट पर, उस मोटरसाइकिल का प्राइस हो गया 10,000, मतलब मोटरसाइकिल की कीमत में 2,000 की जो कमी आई है वो लॉस है, और लॉस डेबिट में आया। ठीक है, किसी संपत्ति पर, असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाना है, मूल्य ह्रास लगाना है, नुकसान होता है, डेबिट में आएगा। ठीक है ना, डेटर्स, क्रेडिटर, उस पर कटौती की जाती है। ठीक है, उन पर कभी कभी हम लोग रिजर्व बना देते हैं तो वो कम हो जाएंगे। ठीक है, डेटर कम हो जाए तो नुकसान होता है, डेबिट में आएगा, क्रेडिटर कम हो जाए तो फायदा होता है, क्रेडिट में आएगा। इस रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो अब हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि कौन सी संपत्ति, कौन सा असेट्स का रिवैल्यूएशन हो रहा है, और कौन से दायित्व का, कौन सी लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हो रहा है। जिसका हो रहा है वही यहाँ शो करेंगे। तो ध्यान रखना, जितना कम हो रहा है, जितना बढ़ रहा है, वो वैल्यू यहाँ दिखाई जाएगी, इसका ध्यान रखें। ठीक है, और एक बात, सब कुछ हो जाने के बाद, ठीक है, दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। तो आप जानते हो क्रेडिट का टोटल अगर ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है तो फर्म को प्रॉफिट होगा, थ्रू प्रॉफिट, जिसे ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, लेकिन केवल पुराने पार्टनर को। ठीक है, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है, मतलब लॉस ज्यादा है तो फर्मों को लॉस होगा बाय लॉस, और इसे भी ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, लेकिन केवल पुराने पार्टनर को, क्योंकि इस पे केवल पुराने पार्टनर का हक है, पुराने पार्टनर को ही ये प्रॉफिट मिलेगा या लॉस सफर करना पड़ेगा। और कैसे बांटेंगे? उनके पुराने रेशो में, पुराने अनुपात में, जो उनके पास पहले था। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा मैंने बताया। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में पुराने पार्टनर की कैपिटल उठाएंगे तो बैलेंस शीट से आपको मिलेगी, और क्रेडिट में आती है, आप जानते हो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। डेबिट का टोटल ज्यादा है तो लॉस होगा, और क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। ध्यान रखना इस चीज का, यहाँ हमेशा प्रॉफिट होगा जरूरी नहीं है, हमेशा लॉस होगा जरूरी नहीं है, यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? सबसे पहले पुराने पार्टनर की कैपिटल बैलेंस शीट से उठाए और बैलेंस लिखकर यहाँ शो करें। अभी पुराने पार्टनर की है तो नए पार्टनर में नहीं आएगी, मान लो ये सी नया पार्टनर। उसके बाद नया पार्टनर आया, अपने साथ कैपिटल लाया, तो उसकी कैपिटल को भी क्रेडिट में दिखाएंगे, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट से बढ़ती है। ठीक है, बाय कैश इसलिए है क्योंकि वो नगद लाता है, कैश में लाता है, ये पुराने पार्टनर को नहीं मिलेगी, उसके ही अकाउंट में शो की जाएगी। उसके बाद नया पार्टनर अपने साथ ख्याति का पैसा, गुडविल का पैसा अपने हिस्से के लिए लाता है, लेकिन उसे पुराने पार्टनर बांट लेते हैं बाय गुडविल। पुराने बांटेंगे, नए को नहीं मिलेगी, लाएगा नया लेकिन बांटेंगे पुराने। उसके अलावा अगर इनके पास कोई सामान्य संचय जनरल रिजर्व है तो उसे भी पुराने पार्टनर बांट लेंगे, नए पार्टनर को नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई अविभाजित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर है, ये सब बैलेंस शीट में मिलेगा, तो उसे भी पुराने पार्टनर बांट लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, ठीक है, इसका जो प्रॉफिट है उस पर पार्टनर का हक है, तो टू प्रॉफिट बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बन जाएगा, और पुराने पार्टनर उसे बांटेंगे, नए नहीं, पुराने पार्टनर के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, और अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो वो लॉस पुराने पार्टनर को ही सफर करना पड़ेगा, पुराने पार्टनर को ही भरना पड़ेगा, तो बाय लॉस यहाँ आके टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बन जाएगा, जिससे उनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको ये करना पड़ेगा। और लास्ट में बैलेंस कैसे निकलेगा? क्रेडिट का टोटल लगाएंगे और डेबिट का टोटल माइनस करेंगे, तो टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ जो बैलेंस आएगा वो तीनों पार्टनर की नई कैपिटल होगी, इसका ध्यान रखना। ठीक है,
अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट से बढ़ता है और डेबिट से कम होता है, ये मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप सेकंड वाले चैप्टर में। तो क्रेडिट का टोटल लगाकर डेबिट का टोटल अगर माइनस करें तो पार्टनर के पास कितना बैलेंस इस वक्त है वो आ जाएगा, और ये उनकी नई कैपिटल हो जाएगी जो आज की तारीख में नए पार्टनर के आने के बाद उनके पास है। ठीक है, इस टाइप से आप लोग इसे करोगे। बैलेंस शीट कैसे बनेगी? बैलेंस शीट पुरानी बैलेंस शीट के बेस पर बनेगी। पुरानी बैलेंस शीट के जो भी बदलाव हुए, जो भी चेंजेस हुए, उसे आपको बदल कर नई बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले कैपिटल में चेंजेस करेंगे। कैपिटल पुरानी बैलेंस शीट में पुराने पार्टनर की थी, अब नई बैलेंस शीट में नए पार्टनर की भी आएगी, मतलब नए पार्टनर को मिलाकर सभी पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। अगर पुराने 2 है तो नई बैलेंस शीट में 3 की कैपिटल आएगी। कौन सी कैपिटल? ये जो कैपिटल का उनका बैलेंस है, यही नई बैलेंस शीट में कैपिटल का बैलेंस बन के जाएगा। ठीक है, कैश की बात करें तो पुराने पार्टनर के पास जितनी कैश थी उस कैश में नए पार्टनर द्वारा लाई हुई कैश यानी गुडविल का और कैपिटल का, ख्याति का और पूंजी का पैसा प्लस कर देंगे, क्योंकि नया पार्टनर अपने साथ ये दोनों पैसे नगद लाता है, इससे बिजनेस की कैश बढ़ जाती है। तो बैलेंस शीट में जो पुरानी कैश थी ए और बी में, उसमें ये दोनों पैसे को प्लस कर दे, क्योंकि नया पार्टनर ये पैसा नगद लाया है और फर्म के बाहर तो गया नहीं है, तो फर्म नहीं, इससे कैश क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जिन संपत्ति और दायित्वों का आपने पुनर्मूल्यांकन किया, जिस असेट्स और लायबिलिटीज का आपने रिवैल्यूएशन किया, जितने से वो असेट्स और लायबिलिटीज बढ़ रही है उसे बढ़ाकर बैलेंस शीट में दिखाए, और जितने से कम हो रही है उसे कम करके बैलेंस शीट में दिखाए। जैसे मशीन 6000 से बढ़ रही थी तो 6000 का हमें फायदा हो रहा था, तो यहाँ 6000 दिखाया था, बैलेंस शीट में हमें मशीन को 6000 बढ़ाकर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फर्नीचर 2000 से कम हुआ तो 2000 का नुकसान हुआ, लॉस, तो आपने यहाँ 2000 दिखाया, यहाँ प्रॉफिट और लॉस दिखाना है। बैलेंस शीट में फर्नीचर 2000 से कम करके दिखाएंगे। ध्यान रखना, यहाँ वही प्राइस आएगा जितने से असेट्स और लायबिलिटीज कम या ज्यादा हो रही है, और बैलेंस शीट में उतने से असेट्स और लायबिलिटीज को बढ़ाया या कम करके दिखाया जाएगा। ओके, ये इस टाइप से आप करोगे। तो मैं आपको जो प्रैक्टिकल्स करवाऊंगा तब आपको मैं इसको और अच्छे तरीके से समझा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकल्स के लिए आपका ये आना बहुत जरूरी है। ओके, तो आज के इस वीडियो को आप जितनी बार रिपीट करके देखेंगे उतना आपका फायदा है, क्योंकि आपको रूल्स बार बार समझना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल्स में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। थैंक्स।